स्टडी ट्रैक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 21 जून 2024। आज के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग देखते हैं और यह चैनल आपको जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हल करने में आसानी हो इसके लिए मदद करेगा। चल आगे बढ़ते हैं और आज के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हम लोग का आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश में स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि पूर्वांचल सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और जमा की कमी हो गई है, जिस कारण वह बैंक भविष्य में डूब सकता है और जितने भी उसके खाता धारक हैं या जो बीमा कराने वाले लोग हैं उनको बहुत अधिक आर्थिक घाटा का सामना करना पड़ सकता है। इस कारण आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। तो आरबीआई जो है इसमें प्रत्येक जमाकर्ता बीमा और ऋण गारंटी निगम जो DICGC होता है, जिसका फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। यह कॉरपोरेशन जो है केवल 5 लाख रुपये तक की जमा राशि पर जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। जितना भी इस बैंक में जमाकर्ता होंगे उनको केवल 5 लाख राशि तक की जमा प्राप्त होगा उनको। DICGC बैंक को बीमाकृत बैंकों के रूप में पंजीयन करने के संबंध में उनको एक लाइसेंस या एक मुद्रित पत्रक को प्रदान करता है। किसी भी बैंक को DICGC एक मुद्रक प्रदान करता है कि आप इस बैंक में अपनी बीमा के लिए अपने रुपये को जमा किए। DICGC 30 मई 2024 तक इस सहकारी बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर कुल बीमित जमा राशि में से 12.63 करोड़ रुपये का भुगतान वो कर चुके हैं। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण पर अनुसंधान के लिए SIPRI एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो कहाँ स्थित है? तो यह संस्थान स्टॉकहोम में स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, यह संस्थान स्टॉकहोम में स्थित है। इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। स्टॉकहोम या स्टॉकहोल्म यह शहर जो है उत्तरी यूरोप में स्थित स्वीडन देश की राजधानी है और स्वीडन का यह सबसे बड़ा शहर है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह SIPRI एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो संघर्ष, सशस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण हेतु अनुसंधान के लिए समर्पित है। यह संस्थान विश्व भर के जितने भी देश हैं, वह देश जो अभी हथियार बनाने की होड़ चली हुई है उसके नियंत्रण और उस क्षेत्र में शोध के लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्टॉकहोम में वर्ष 1966 में इस इंस्टीट्यूट को स्थापित किया गया और इसके नीति निर्माता और शोधकर्ताओं ने जनता को अपने स्रोतों के आधार पर किसी भी देश की जो शस्त्र होते हैं उनकी जानकारी यह प्रदान करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 2023 में अपनी ईयरबुक प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने खुलासा किया है कि इस दशक के अंत तक चीन द्वारा अमेरिका और रूस की भांति कई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ICBM तैयार किए जाने की संभावना है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस देश में अडानी समूह ने 570 मेगावाट का हरित जल विद्युत संयंत्र लगाने का निर्णय लिया है? तो अडानी समूह ने भूटान में 570 मेगावाट का हरित जल विद्युत संयंत्र लगाने का निर्णय लिया है। इससे संबंधित हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। इससे संबंधित फैक्ट है कि अडानी समूह हरित जल विद्युत संयंत्र लगाएगा। समूह के चेयरमैन, अडानी समूह के चेयरमैन हैं गौतम अडानी। इन्होंने 16 जून को थिम्पू में भूटान के नरेश हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, इसको याद रख लेंगे हम लोग, और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं दासो सेरिंग तोबगे। इन दोनों से मुलाकात कर उन्होंने भूटान के चूखा प्रांत में 570 मेगावाट ग्रीन हाइड्रो प्लांट के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने स्विट्जरलैंड में आयोजित यूक्रेन शांति सम्मेलन में जारी संयुक्त वक्तव्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है? तो इसमें भारत ने जो समापन हस्ताक्षर होता है उस पर स्विट्जरलैंड में आयोजित जो यूक्रेन शांति सम्मेलन था उसमें हस्ताक्षर करने से भारत ने मना कर दिया है। इससे संबंधित फैक्ट है कि भारत ने इस पर हस्ताक्षर करने से क्यों मना किया। हम लोग पहले से जानते हैं कि भारत का रूस के साथ बहुत ही अच्छा घनिष्ठ रक्षात्मक और राजनीतिक संबंध है। रूस भारत का सबसे बड़ा जो हथियारों का आपूर्तिकर्ता देश है। रूस ने यूक्रेन में शांति सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया, जिसमें यूरोप, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 90 से अधिक देश और 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया था। रूस ने कहा कि बैठक में भाग लेना समय की बर्बादी है और बैठक में भाग लेने से रूस ने इनकार कर दिया। और भारत ने कहा कि अगर शांति समाधान दोनों पक्षों को स्वीकार हो तो क्षेत्र में अस्थायी शांति हो सकती है। भारत का खास रूप से यह रुख था कि रूस की भागीदारी के बिना क्षेत्र में कोई शांति नहीं हो सकती। चूँकि विज्ञप्ति रूस के दृष्टिकोण को ध्यान में रखे बिना जारी की गई थी, यह जो यूक्रेन में शांति शिखर सम्मेलन हो रहा था यह रूस को बिना बताए, उसको बिना जानकारी दिए हुए यह सम्मेलन हो रहा, इसलिए भारत ने विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय में सचिव पवन कपूर जो हैं उन्होंने किया। भारत के अलावा इस सम्मेलन में सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मैक्सिको और संयुक्त अरब अमीरात जो ऐसे देश हैं जिन्होंने अंतिम विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानियों और देश के अन्य प्रतीकों की मूर्तियों के लिए संसद परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया है? संसद परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन जगदीप धनखड़ ने किया है। अब इससे जुड़े हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। इससे जुड़े फैक्ट हैं, राज्यसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति अभी वर्तमान में जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है, इन्होंने रविवार को संसद परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया था। प्रेरणा स्थल में सभी राष्ट्रीय प्रतीकों और स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां एक साथ लगाई गई हैं, जो पहले परिसर में अलग अलग जगह पर रखी हुई थी। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एक मोबाइल ऐप NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज लॉन्च किया है? हाल ही में
एनसीआरबी ने एक मोबाइल ऐप संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज को लॉन्च किया है। ठीक है, इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। इससे जुड़े हुए फैक्ट हैं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी का फुल फॉर्म हो गया नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो। इसको हम लोग याद रख लेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है। और इसने एक मोबाइल ऐप एनसीआरबी आपराधिक कानूनों का संकलन लॉन्च किया है, जो एक ही स्थान पर नए आपराधिक कानूनों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक व्यापक गाइड के रूप में काम करेगा। अब एनसीआरबी के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं कि यह एनसीआरबी की इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना हुई 11 मार्च 1986 ईस्वी को। इस एजेंसी के जो कार्यकारी अधिकारी हैं अभी वह हैं विवेक गोगिया, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह भारत सरकार के अंतर्गत आता है। और एनसीआरबी का आदर्श वाक्य है, सूचना प्रौद्योगिकी के साथ भारतीय पुलिस को सशक्त बनाना। अगला प्रश्न है, अब हाल ही में कौन अपने परिसर में 2.5 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के उद्घाटन के साथ देश का पहला हरित राज्य सरकार मुख्यालय बन गया है। यानी किस राज्य सरकार ने अपने मुख्यालय में 2.5 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? तो इसका उत्तर है असम। असम की सरकार ने अपने राज्य में राज्य सरकार की जो मुख्यालय है उसमें 2.5 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। इससे जुड़े फैक्ट हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। उन्होंने हाल ही में जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। तो जनता भवन और इस भवन के साथ ही लगा हुआ यह सौर परियोजना है। यहाँ पर 2.5 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाली ग्रिड से जुड़ी छत है और ज़मीन पर स्थापित सौर पीवी प्रणाली है। इस परियोजना से हर महीने औसतन 3 लाख यूनिट बिजली पैदा होगी, जिसमें लगभग 12.5 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा और जिसकी वसूली 4 साल में होने की उम्मीद की जा रही है। यह परियोजना असम सचिवालय परिसर को देश का ऐसा सिविल सचिवालय बनाएगी जो दैनिक खपत के लिए पूरी तरह से सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली पर निर्भर होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, द एडवेंचर्स ऑफ एड ए मैमा एंड फाइंड्स अ होम नामक किताब किसने लॉन्च की है? तो इस किताब को आलिया भट्ट ने लॉन्च की है। अब इससे जुड़े फैक्ट को देखते हैं। आलिया भट्ट अभिनेत्री हैं। उन्होंने एड फाइंड्स अ होम के साथ लेखक के रूप में अपनी एक शुरुआत की है। बच्चों की पिक्चर बुक है यह, और द एडवेंचर्स ऑफ एड ए मम्मा एंड फाइंड अ होम के साथ आलिया भट्ट ने अपनी बायोडाटा में एक और उपलब्धि को जोड़ी है, जिससे कि वह एक लेखक भी कहलाएंगे। एड ए मम्मा ब्रांड के तहत बच्चों की पुस्तकों की अपनी श्रृंखला का उन्होंने हाल ही में पहला भाग एड फाइंड्स ए होम को प्रदर्शित किया है। इसके साथ ही वह एक लेखक के रूप में अपनी पहचान बनाए हैं। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार लॉन्च किया है? तो भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार को लॉन्च किया है। इससे जुड़े फैक्ट हैं, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जलवायु परिवर्तन और अन्य वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार लॉन्च की है। NISAR
इस रडार का नाम है, यानी इसका पूरा नाम हो जाएगा नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिसको निसार भी बोल सकते हैं हम लोग। नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो दोनों के बीच संयुक्त रूप से पृथ्वी अवलोकन मिशन के तहत इस रडार उपग्रह को लॉन्च किया गया है। यह एक अनोखा और शक्तिशाली पथ प्रदर्शक उपग्रह होगा जो 2 प्रकार के सिंथेटिक अपर्चर रडार को मिलाकर विकसित किया गया है और यह पृथ्वी के सतह के माप की पेशकश करेगा, जिसमें बर्फ की चादरों, ग्लेशियरों, आर्द्र भूमियों और जंगलों और ज्वालामुखी तथा भूकंप दोषों के आसपास की भूमि में होने वाले जलवायु परिवर्तन को यह दिखाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्थापना के कौन से वर्ष में लंबित मामलों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्थापना के 75वें वर्ष में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया है। इससे जुड़े हुए फैक्ट हैं कि यह 75वें वर्ष में किया है और सर्वोच्च न्यायालय ने उपयुक्त लंबित मामलों के सौहार्दपूर्ण समाधान के सुविधा के लिए 29 जुलाई 2024 से लेकर 3 अगस्त 2024 तक एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, जिससे लोगों की जो समस्याएं हैं वह आसानी से उनका समाधान किया जा सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। इसकी स्थापना किसने की थी? तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना कुमार गुप्त द्वारा की गई थी। और इससे जुड़े फैक्ट हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के समय कुमार गुप्त ने 425 ईस्वी से 470 ईस्वी के बीच की थी। गुप्त वंश के पतन के बाद वहाँ हर्षवर्धन के काल में भी यह विश्वविद्यालय लगभग एक यूनिवर्सिटी की ख्याति जो प्राप्त की हुई थी वह उस समय तक भी बरकरार रही। प्राचीन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बहुत ही समृद्ध थी। वहाँ ऐसा बताया जाता है कि 3 लाख से भी अधिक पुस्तकें उस समय में सहेज करके रखी गई थी और वहाँ 300 रूम और 7 बड़े सभागार थे, जो इस विश्वविद्यालय को एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए काफ़ी थे। जब 13वीं सदी में खिलजी शासकों ने भारत पर आक्रमण किया तो इस धरोहर को नुकसान पहुंचाया। इसके साथ साथ भारत के अन्य भी कई धरोहरों का उन्होंने नाश किया और वह तुर्क आक्रमणकारी थे बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया और इसको बर्बाद कर दिया और वहाँ कई बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम भी किया और नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया गया। इस विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि लगभग 3 महीने तक धू धू करके पूरा विश्वविद्यालय जलता रहा। उसके बाद यह विश्वविद्यालय राख में समा गया। बिहार में राजगीर के निकट नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है। इस अवसर पर बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, विदेश राज्य मंत्री श्री पवित्रा मार्गेरिटा और विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सभी उद्घाटन के समय उपस्थित थे और उन सभी ने मिलकर इस विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी किए गए SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या अनुमानतः कितनी हो गई है? तो हम लोगों ने पहले ही देखा कि SIPRI जो रिपोर्ट है, वैश्विक रिपोर्ट देता है हथियारों के संबंध में, वह भारत के बारे में 2024 की रिपोर्ट दिया है कि भारत के पास अनुमानतः 172 परमाणु हथियारों की संख्या है। इससे जुड़े हम लोग फैक्ट देखते हैं। इसका
फुल फॉर्म देख लेते हैं। फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में विस्तार पूर्वक देखा है। अब देखते हैं कि इसने अपने 2024 के रिपोर्ट में विश्व के जो भी परमाणु हथियारों से लैस बड़े बड़े देश हैं उसके बारे में यह कितनी हथियारों की गणना बताता है। अब हम लोग इस लिस्ट में देखते हैं कि 2024 में अधिक परमाणु हथियारों की संख्या किन देशों के पास है। तो यूएसए है, रूस है, ब्रिटेन है। जो सबसे अधिक फ्रांस है, चीन, भारत और पाकिस्तान। विश्व में इन देशों के पास जो यहाँ पर 9 देश दिखाए गए हैं सबसे अधिक परमाणु हथियार उपलब्ध हैं वर्तमान समय में। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन 25 से 28 जुलाई तक किया जाएगा। तो केरल में मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह मालाबार नदी महोत्सव अपने इस बार जो है 2024 में 10वां संस्करण इसका मनाया जाएगा। यह 25 से 28 जुलाई तक होगा। इस उत्सव में भारत के 100 से ज़्यादा राष्ट्रीय स्तर के कयाकर और 20 से ज़्यादा देशों के पेशेवर कयाकर हिस्सा लेंगे। जो कार्यक्रम में वाटर रैलियाँ, तैराकी, चैंपियन, वाटर पोलो और जितने भी अलग अलग प्रकार के यहाँ पर एथलीट हैं उन सभी में प्रतियोगिताओं में ये एथलीट भाग लेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में एक अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला गया है। तो नई दिल्ली में सेना का एक अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला गया है। इससे जुड़े फैक्ट हैं कि रक्षा मंत्रालय ने इस बैंक को खोलते हुए यह कहा है कि सैन्य कर्मियों और उनके परिवार वालों को गंभीर रूप से जले हुए त्वचा या त्वचा से संबंधित बीमारियों के कारण खराब हो गई त्वचा के उपचार के लिए यहाँ पर एक विशेष सुविधा दी जाएगी। अब आज का हम लोगों का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। और इस प्रश्न का PDF आप आंसर की के साथ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के चैनल से आप ज्वाइन कर सकते हैं।